साथियों आज हम लोग यहाँ पर जेल भरो आंदोलन करने के लिए इकट्ठा हुए। तो हम लोग जेल भरो आंदोलन क्यों करना चाहते हैं और ये जेल भरो करने का प्रसंग आखिर हमारे ऊपर क्यों आया है, इसको समझना, इसको जानना जरूरी। इसलिए इस संबंध में कुछ बातें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। तो ये निर्णय 8 अक्टूबर 2013 को दिया और कहा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए, क्योंकि ईवीएम मशीन अकेले फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कर सकती, इसलिए ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगाना होगा। ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन जोड़ना होगा। ये जोड़ने के बाद ही फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को दिया। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ और चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगाना होगा। ये जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, चुनाव आयोग ने 2014 के चुनाव में पेपर टेल मशीन नहीं लगाई तो उसका रिजल्ट आया 16 मई 2014 को भारतीय जनता पार्टी के 283 लोकसभा की सीटें चुनकर आई और ये भारत के इतिहास में भाजपा की पहली बार इतनी सीटें चुनकर आई। और कितने वोटों पर आई? 31% वोटों पर आई। हमने भूतकाल का चुनाव आयोग का साइट पर जाकर आंकड़ा देखा तो 31% वोटों के आधार पर आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी को सिंपल मेजोरिटी यानी 272 सीटें नहीं मिली, मगर भाजपा को 2014 में 11 सीटें और ज्यादा मिली, 283 मिली, जबकि 272 सीटें 31% वोटों के आधार पर किसी भी पार्टी को इसके पहले कभी भी नहीं मिली। मगर भाजपा को 283 सीटें यानी 11 सीटें सिंपल मेजोरिटी से और ज्यादा मिली। ये सामान्य रिजल्ट नहीं था, ये बात समझने में हमें ज्यादा देर नहीं लगी। तो हमने जून 2014 को इसके विरोध में सारे देश भर में जागरण अभियान, राष्ट्रव्यापी जागरण अभियान शुरू किया। जब दादर में मैं भाषण कर रहा था तो एक कार्यकर्ता इकोनॉमिक टाइम्स का इशू लेकर
मेरे डायस पर आया और कहा कि भाषण समाप्त होने के बाद इसे पढ़ लेना। मैंने जब पढ़ा तो उसमें खबर थी कि चुनाव आयोग ने 8 लाख ईवीएम मशीन को कबाड़ में बेचने का फैसला किया। 16 मई 2014 को जिन मशीनों ने सारे देश भर में चुनाव संपन्न कराए, वो मशीनें 1 महीने में कबाड़ कैसे हो गई? हैरान करने वाली बात थी। तो हम हाईकोर्ट के लॉयर के पास गए और अखबार दिखाया। उन्होंने कहा अखबार की खबर को सबूत नहीं माना जा सकता, आप ठोस सबूत लेकर आओ। हमने चुनाव आयोग को लेटर लिखा, इसी खबर छपी हुई है इकोनॉमिक टाइम्स में, क्या ये सही है? तो 1 महीने में चुनाव आयोग ने लिख कर दिया कि 8 लाख ईवीएम मशीन कबाड़ में बेचने का फैसला वाली खबर सही है। उसका मतलब सही साबित हो गई कि ये खबर सही है। अब जब ये खबर सही है, लिख कर दे दिया, चुनाव आयोग ने खुद ही लिख कर दिया, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो हमारे मन में सवाल पैदा हो गया कि जो मशीनें 1 महीने पहले चुनाव संपन्न करा रही है, वो 1 महीने में कबाड़ कैसे हो गई? और फिर जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर है, वो आईएएस अधिकारी होते हैं, उनमें एक भी अधिकारी टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होता है, कोई इंजीनियर नहीं होता है, वो सिविल सर्विसेज के लोग होते हैं। तो इसलिए हमने दूसरा लेटर लिखा, कहा कि चुनाव कमिश्नर आईएएस अधिकारी होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो उनके पास टेक्निकल कैपेसिटी या अथॉरिटी नहीं है मशीनों को कबाड़ घोषित करने की। तो क्या आपने कोई एक्सपर्ट्स टेक्निकल लोगों की कमेटी बनाई तो कितने लोगों की बनाई? उनमें क्या नाम है, उनका टेलीफोन नंबर क्या है, उनका पोस्टल एड्रेस क्या है? जब हमने ये पूछा तो चुनाव आयोग को लगा कि हमारी चोरी पकड़ने के लिए कोई कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग सतर्क हो गया और चुनाव आयोग ने इस सवाल का हमें जवाब नहीं दिया। ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दे दिया। साथियों, मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि चुनाव आयोग का जो व्यवहार है वो पारदर्शी व्यवहार नहीं है। पारदर्शी का मतलब समझते हो? पारदर्शी का मतलब होता है आर पार। आप इधर ये जो लड़का है, ये लड़का चश्मे से मुझे देख रहा है, तो मेरे देखो, हाँ देख रहा है, तो इसकी आंखें चश्मे के पीछे है, तो चश्मे से पीछे से मुझे देख रहा है, मैं दिख रहा है, तो मैं इसको देख रहा हूं, उसकी आंखें चश्मे से पीछे है, तो उसकी आंखें भी मुझे दिख रही है, जो आंखें चश्मे के पीछे है, इसको बोलते हैं आर पार, इसको बोलते हैं पारदर्शी। आप लोगों को पारदर्शी जो शब्द है उसका क्या अर्थ है ये आपको मालूम नहीं, मैं जानता हूं पारदर्शी का क्या मतलब होता है। पारदर्शी शब्द का अर्थ होता है आर पार, यानी इसको मैं दिखाई देना चाहिए, मुझे ये दिखाई देना चाहिए, और उसकी आंखें मुझे दिख रही है, वो आंखें मुझे चश्मे के पीछे से देख रही है, इसका मतलब आर पार। तो जो आर पार दिखाई देता है उसको बोलते हैं पारदर्शी। तो चुनाव आयोग को पता है ईवीएम में घोटाला होता है, मगर वोटर को पता नहीं है, कैंडिडेट को पता नहीं है, पार्टी को पता नहीं है। देखो 4 लोग हैं, एक इलेक्शन कमीशन है, एक वोटर है, एक कैंडिडेट है, एक पार्टी है, 4 लोग हैं। ये चुनाव प्रक्रिया में 4 लोग हैं। 4 में एक को पता है ईवीएम में घोटाला होता है, वोटर को पता नहीं है, कैंडिडेट को पता नहीं है, पार्टी को पता नहीं है। इसका मतलब है वोटर के लिए ये मशीन पारदर्शी नहीं है, कैंडिडेट के लिए ये मशीन पारदर्शी नहीं है, पार्टी के लिए ये मशीन पारदर्शी नहीं है, ये मशीन केवल चुनाव आयोग के लिए पारदर्शी है। इसका मतलब ये है कि पारदर्शिता का जो सिद्धांत है उसके अनुसार ये मशीन पारदर्शी नहीं है।
मैं आपको समझ में आए पारदर्शी शब्द का क्या अर्थ होता है वो आपको बता रहा हूं। इस बात को लेकर हम लोग बॉम्बे हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट और चंडीगढ़ हाईकोर्ट, एक साथ हम लोग 3 हाईकोर्ट में गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्णय दिया 2018 में ये मशीनें लगेगी, ऐसा निर्णय उन्होंने दिया। और दूसरे कोर्ट ने, पटना और चंडीगढ़ के कोर्ट ने कहा कि ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाओ। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के पहले हमने चुनाव आयोग को एक बार दोबारा एक लेटर लिखा और उस लेटर में हमने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाकर चुनाव संपन्न कराने के लिए आदेश दिया, तो आप लोग क्यों नहीं लगा रहे हो? तो चुनाव आयोग ने हमें लिख कर दिया, वो लेटर भी मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया। क्या लिख कर दिया? नरेंद्र मोदी पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए पैसा नहीं दे रहा। चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया, ये मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया। तो मैंने ये जो लेटर का जवाब दिया चुनाव आयोग ने, उसके बारे में मैंने चुनाव आयोग को दूसरा लेटर लिखा और कहा कि यदि प्रधानमंत्री ने आपको पैसा देने से मना किया तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री आखिरी अथॉरिटी नहीं है, राष्ट्रपति है। तो चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखना चाहिए था, लिखा नहीं लिखा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, क्योंकि जुडिशरी का फैसला है, तो क्या चुनाव आयोग ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा कि जुडिशरी ने फैसला दिया उस पर प्रधानमंत्री अमल नहीं कर रहा है? लिखा नहीं लिखा। अच्छा, चुनाव आयोग को यह अनुभव है कि ऑल पार्टी, सभी पार्टियों की मीटिंग लेने का तजर्बा है और कई बार चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों की मीटिंगें बुलाई। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाने के लिए पहल क्यों नहीं की? क्या आपने ऐसा कोई पहल किया? ऐसा भी आपने नहीं किया। चौथी बात, क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और भारत की प्रजा को यह बताया कि आप लोगों ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, मगर नरेंद्र मोदी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस पर अमल करने के लिए पेपर ट्रेल मशीन खरीदना होगा, खरीदने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा देने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भारत के मतदाताओं को आपने बताया नहीं बताया? ये 4 मुद्दे वाला लेटर मैंने चुनाव आयोग को लिखा, सोचा कि ये जवाब देगा, तो चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब होगा तब ना देगा, जवाब ही नहीं है तो क्या जवाब देगा? जवाब नहीं दिया तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस दायर कर दी, न्यायपालिका की अवमानना की केस दायर कर दी कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाकर, ईवीएम मशीन को लगाकर चुनाव संपन्न कराने के लिए आदेश दिया था, मगर चुनाव आयोग ने नहीं लगाया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना, अवमानना है। ये केस मैंने दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब मैंने ये केस दायर कर दिया तो बहुत सारा वो रजिस्ट्रार को, उसका रजिस्ट्रार होता है, उन्होंने बड़ा 2-3 महीने तक डिले कर दिया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। फिर बाद में मेरे वकील पर दबाव डाला, फिर उसने विड्रॉ कर दिया, मेरे पूछे बगैर मेरा केस विड्रॉ कर दिया। उसको मालूम नहीं था वकील का वामन मेश्राम कौन आदमी है, वामन मेश्राम से पंगा लेना अच्छा नहीं है। तो वकील ने मेरे पूछे बगैर ही विड्रॉ कर दिया। तो मैंने वकील को एसएमएस भेजा, जूनियर लॉयर को, मैं जानता था कि ये सीनियर को बताएगा जिसने विड्रॉ किया, उसको भेजा कि वकील ने मेरे से पूछे बगैर केस विड्रॉ कर दिया, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब विश्वासघात किया वकील ने। तो इंडियन पीनल कोड के तहत मैं क्रिमिनल केस वकील पर दायर करने जा रहा।
और कल सवेरे 10 बजे मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं और डायरेक्ट बार काउंसिल के ऑफिस में जा रहा हूं। अब वो वकील जिस सनद के आधार पर वकालत करता है, वो सनद अब उस वकील के पास रहेगी, ये मैं गारंटी से अब रही रहेगी, और इसकी मैं कोशिश करूंगा और उसकी वकालत ही बंद कर दूंगा। जब मैंने एक जूनियर लॉयर को यह बात बताया तो जूनियर लॉयर ने सीनियर लॉयर को बताया। सीनियर लॉयर ने पूछा, वामन मेश्राम कौन है? कहा बहुत खतरनाक आदमी है, आपने गलत आदमी से पंगा ले लिया, विड्रॉ कर लिया, पूछ के करना चाहिए था, वो अभी तो आपकी सनद के विरोध में भी कंप्लेन करने वाला है। तो कहा कि अरे उसको रोको रोको, जल्दी रोको, जल्दी रोको। नहीं, वो रुकने वाला नहीं है। नहीं, उसको ये मैसेज दो, मैं दोबारा रजिस्टर करता हूँ। हाँ, उसके बाद ही वो रुक सकता है, अन्यथा नहीं रुक सकता। तो उसने ऐसा मैसेज दिया मुझे कि दोबारा रजिस्टर करता हूँ। उसने दोबारा रजिस्टर करने के लिए मैंने अलाउ कर दिया, उसने दोबारा रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद मुझे पता चला कि वकील ने अपने से विड्रॉ नहीं किया, भारत सरकार ने और चुनाव आयोग ने उसके खिलाफ उस पर दबाव डाला। इससे सिद्ध हो गया था कि मेरी केस वजनदार केस है और उसमें सजा हो सकती है और भारत सरकार संकट में फंस सकती है, ये इससे प्रमाणित हो गया। फिर दोबारा मेरी केस हियरिंग के लिए आई और मेरे लिए हियरिंग के लिए समय लगाया 2 दिन पहले। फिर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस था, उसके सामने मेरी केस जाना चाहिए था, मगर 2 दिन पहले का नहीं और 2 महीने आगे, फिर दोबारा 2 महीने आगे। फिर मैंने हर बार चीफ जस्टिस के कोर्ट में जाकर मेंशन किया, तो तीसरी बार चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया, तीसरी बार। मैं भी, क्योंकि मैं जिद्दी एक किस्म का आदमी हूँ, जब तक कोई चीज पूरी होती नहीं है, आप लोगों को मालूम हो गया होगा, 14 से लड़ रहा हूँ। अभी इन लोगों के नाक में केवल एक ही आदमी ने दम करके रखा है, वो मैं ही, अब कोई दूसरा आदमी नहीं। अभी 21 पार्टी के लोग जो सुप्रीम कोर्ट में केस देके लड़ रहे हैं, वो लोग भी जो है, उनको भी बहुत सारी जानकारी चाहिए, तो उनको भी मेरी सलाह लेनी पड़ती है। हाँ, तो उनको भी मैं सलाह जो है देते रहता हूँ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास में है। तो इस तरह से वो जो लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने डिले किया। डिले करने के बाद 4 जनवरी 2017 को मेरी केस हियरिंग के लिए आई और 4 वकील चुनाव आयोग ने मेरे खिलाफ खड़े किए। तो सीनियर मोस्ट लॉयर था मिस्टर देसाई, वो खड़ा हो गया। वो खड़ा होकर के कहने लगा, हम लोग सोच रहे थे कि कोई आर्गुमेंट करेगा हमारे खिलाफ में, कोई आर्गुमेंट नहीं। क्या कहा वकील ने कि जज साहब, ये जो वामन मेश्राम है, ये ऐसी ऐसी चिट्ठियां लिखता है, ऐसी ऐसी चिट्ठियां लिखता है, ऐसी ऐसी चिट्ठियां लिखता है, जब देखा कैसी कैसी लिखता है। तो वकील ने कहा, वो चिट्ठी पढ़ के सुना है? सुना। तो जो भाई 4 पॉइंट, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा, चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखा, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, ये चिट्ठी वकील ने जज को पढ़कर सुनाई। सुनाने के बाद जज को लगा रही है, तो किसको, नागरिक को अधिकार है बाकी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने का, ऐसी बातें लिखने का तो संवैधानिक अधिकार है, ये कोई गलत बात तो है नहीं। तो इसलिए जज ने वकील, चुनाव आयोग के वकील को कहा, तो चिट्ठी साइड में रख, साइड में रख। साइड में रखने के बाद जज ने चुनाव आयोग के वकील को पूछा, ये बताओ, जो वामन मेश्राम हमारे कोर्ट में कौन सी केस लेकर आए? कौन सी केस लेकर आए? 8 अक्टूबर 2013 को हमने ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगाने का आदेश दिया था ना, हमने दिया था। आपने 13 में नहीं लगाया, आपने 14 में नहीं लगाया, आपने 15 में नहीं लगाया, आपने 16 में नहीं लगाया, अब 4 फरवरी 2017 आया, 17 में भी नहीं लगाया। इतने दिन तक आपने नहीं लगाया, हमने लगाने का आदेश दिया, आपने नहीं लगाया, चुनाव आयोग ने नहीं लगाया। यही ना केस वामन मेश्राम लेकर आए हैं हमारे, यही ना केस लेकर आए हैं, और तो कोई केस है नहीं। जो ऑर्डर हमने तुमको अमल करने के लिए दिया, उसी पर अमल करने के लिए वो केस लेकर आया। ये तो आना ही नहीं चाहिए था।
पहले ही अमल में लाना चाहिए था। तो जज ने पूछा देसाई को, कब तक लगा रहे ये पेपर टेल मशीन, कब तक लगा रहे? अब तक तो नहीं लगाया। कब तक लगा रहे? जो सीनियर मोस्ट लॉयर था अपने जूनियर लॉयर की तरफ देखने लगा, तो जूनियर लॉयर तीसरे लॉयर की तरफ देखने लगा, तीसरा लॉयर चौथे लॉयर की तरफ देखने लगा। तो चारों लॉयर जब आपस में बात करने लगे तो ऊपर बैठा हुआ जज चारों वकील को देखने लगा और जज को लगा कि इनके पास हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो जज ने आवाज चढ़ाकर पूछा, कब तक लगा रहे हो पेपर टेल मशीन, ईवीएम मशीन को? देसाई को लगा कि जज गुस्से में है, तो जवाब देना पड़ेगा। तो वकील देसाई ने कहा कि ये कब तक लगा रहे हो, ये चुनाव आयोग ने हमें नहीं बताया। ये बताने के लिए और पूछने के लिए और 2 महीने का समय दिया। पूछने के लिए 2 महीने का समय मांगा, पूछने के लिए 2 महीने का समय दिया। प्रोसीजर है कोर्ट की 4 मार्च को, फिर भी चुनाव आयोग का वकील नहीं आया और कहा कि ये अभी हुआ नहीं है और समय बढ़ा दिया जाए। 11 मार्च को उत्तर प्रदेश के विधानसभा का रिजल्ट आया। शाम को 4 साढ़े 4 बजे मायावती टीवी पर आई और कहने लगी कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता है। हमारे पुराने वामसेव के कार्यकर्ता ने 2-3 महीने पहले हमें सारे सबूतों के साथ ये लिखकर भेजा। वो मैंने ही मायावती को भेजा था और कहा था कि बहन जी, ये चुनाव आयोग तुमको चूना लगाने वाले हैं। मगर मायावती 3 महीने के बाद जाग गई। रामायण में लिखा हुआ है कि कुंभकर्ण 6-6 महीने सोता था और बहन जी जो है वो 3 महीने तक सोती रही। मैंने 3 महीने पहले जगाया कि बहन जी जाग जाओ, आपके साथ चुनाव लगाने वाले हैं, पहले बताया। 11 मार्च को मायावती ने टीवी पर आकर कहा कि हमारे पुराने वामसेव के लोगों ने हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया था, हमने ध्यान नहीं दिया, वो मैंने भेजा था। तो ऐसे कहा जा सकता है कि मायावती कुंभकर्ण की छोटी बहन है। अगर वो 6 महीने से ज्यादा सोती तो कहता बड़ी बहन है, मगर वो 3 महीने सोती रही, इसके लिए मैं कह सकता हूं कि वो छोटी बहन है, बड़ी बहन तो नहीं कहा जा सकता। खैर, तो उसके बाद में 10 अप्रैल को समय मांगा चुनाव आयोग ने। और जब चुनाव आयोग ने समय मांगा तो उसके पहले मिस्टर जैदी जो चुनाव आयोग के कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा, वामन मेश्राम ने हमारे खिलाफ में न्यायपालिका की अवमानना की केस दायर की। अगले हियरिंग में अगर 3,567 करोड़ रुपया पेपर टेल मशीन खरीदने के लिए अगर प्रधानमंत्री मंजूर नहीं करते हैं तो अगले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट चुनाव कमिश्नरों को जेल में भेजने का आदेश दे सकती है। जल्दी किया जाए और 3,567 करोड़ रुपया जल्दी मंजूर किया जाए। ये लेटर इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर छपकर आया। वो लेटर हमारे पास है। शाम को 6 बजे नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, 3,567 करोड़ रुपया मंजूर किया। कैबिनेट सेक्रेटरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये मंजूरी का लेटर भेजा। ये लेटर को कवरिंग लेटर चुनाव आयोग ने लगाकर सुप्रीम कोर्ट के टेबल पर रखा और सुप्रीम कोर्ट ने उसी डॉक्यूमेंट पर मेरे फेवर में फैसला दिया कि सारे देश भर में 2019 के चुनाव में ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगाया जाएगा और हमने केस जीत लिया। आज जो सारे देश भर में 2019 के चुनाव में पेपर टेल मशीन को, ईवीएम मशीन को जो पेपर टेल मशीन लगा हुआ है, वो हमने इस लड़ाई को जो 14 में शुरू किया था, एक लड़ाई हमने 17 में जीत ली। पेपर टेल मशीन लड़ाई जीत लिया। जीतने के बाद हमारे पास एक सबूत था अमरावती का, एक सबूत बॉम्बे कारपोरेशन का भी था। तो सबूत क्या था? पेपर टेल मशीन, रहने दो, पेपर टेल मशीन अमरावती के विधानसभा में प्रोफेसर राणे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे
तो क्या हुआ वहां पर प्रोफेसर राणे, उनकी मिसेस, उनके कार्यकर्ता, उनके रिश्तेदार, उनके समर्थकों ने उस बूथ पर राणे को वोट दिया। काउंटिंग हुआ, 0 वोट निकला। तो राणे ने कहा मेरे सपोर्टरों ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, मैं मानने के लिए तैयार। मेरे कार्यकर्ता ने, रिश्तेदार ने वोट नहीं दिया होगा, मैं मानने के लिए तैयार हूं। इवन मेरे बीवी ने भी मुझे वोट नहीं दिया होगा। कभी कभार मैंने जिंदगी में मेरे बीवी को झापड़ झुपड़ मारा होगा और उसने सोचा होगा कि ये राणे को सबक सिखाने का अच्छा मौका है, तो इसलिए उसने भी मुझे वोट नहीं दिया होगा। ये भी मैं मानने के लिए तैयार। मगर मैं प्रोफेसर हूं, इतना गधा नहीं हूं कि अपने आप को वोट नहीं डालूंगा। अरे कम से कम एक वोट तो निकाला होता कि राणे को इस बूथ भी एक वोट निकला है, एक भी वोट नहीं निकाला। हमारे पास सबूत था। मैंने राणे को पूछा पेपर टेल मशीन लगा था क्या? लगा था। तो तुमने जब वोट दिया तो तुमने देखा था कि तुम्हारा वोट तुम्हारे नाम पर जमा होगा? हाँ, मैंने देखा। तो इसका मतलब है कि उसने उसे खुद को ही वोट दिया, मगर वो पेपर टेल मशीन का जो वोट उसने अपने को दिया वो दिखाई दिया, मगर काउंटिंग पेपर टेल मशीन की नहीं होती है। काउंटिंग ईवीएम मशीन की होती है। काउंटिंग पेपर टेल मशीन के कागज की नहीं होती है, ईवीएम मशीन की काउंटिंग होती है। इसका मतलब है पेपर टेल मशीन ने राणे को वोट दिया, ईवीएम मशीन ने वो वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब है ईवीएम मशीन चोर है। सबूत के साथ बोल रहा हूं, और सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में दिया। तो इसका मतलब है ईवीएम मशीन वोट चोरी करती है। तेलंगाना में दिसंबर 18 को अभी गया हुआ हाईकोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस चंद्र कुमार, बी चंद्र कुमार विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे थे। वहां भी पेपर टेल मशीन लगी थी। उन्होंने अपने आप को वोट दिया। उन्होंने देखा कि मेरा वोट मेरे नाम पर ही जमा हो गया। काउंटिंग हुआ, 0 निकला। हाईकोर्ट के जज को 0 निकला। जज ने कहा अखबार वालों को कि मैं जिंदगी भर जब तक रिटायर्ड नहीं हुआ तब तक लोगों के साथ न्याय करता रहा। अब मेरे साथ कौन न्याय करेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ कौन न्याय करेगा। बॉम्बे कॉर्पोरेशन में अजय सिरसाट नाम का वार्ड में चुनाव लड़ रहा था। उसके नाम पर भी 0 वोट निकला। वो सारा का सारा रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसके आधार पर मैं ये नतीजे पर पहुंचा कि मैंने ईवीएम मशीन को पेपर टेल तो लगा दिया, यहां तक तो मैंने सफलता हासिल की, मगर पेपर टेल मशीन लगाई जाती है, गिनती नहीं। पेपर टेल मशीन लगाई जाती है, उसकी गिनती नहीं होती। अब गिनती नहीं होती तो इसका क्या मतलब है? जैसे महिलाएं अपने घर से जब मार्केट को जाती है तो वो उनके लगाती है, गले में और सोने के दागिने रखती है, ऐसा रखती है, और घर में वापस जाने के बाद फिर निकाल के रख देती है। उसी तरह से चुनाव आयोग ने पेपर टेल मशीन लगाया, उपयोग नहीं करती है, थोड़ी देर के लिए दिखाने के लिए करती है, मगर काउंटिंग जो है वो ईवीएम मशीन का ही करती है। ईवीएम मशीन में ही गड़बड़ है, और जिस मशीन में गड़बड़ है उस गड़बड़ को दुरुस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मगर ईवीएम मशीन की ही काउंटिंग होती है। अब ईवीएम मशीन में क्या दोष है? नंबर 1, पहला दोष यह है, पेपर टेल मशीन लगाने के पहले क्या था? आप बटन दबाते थे, लाइट जलता था, बीप का आवाज होता था, आवाज होने के बाद पता नहीं चलता था वोट किसको गए। पुरानी किस्म के जो लोग होते थे, बूढ़े बुजुर्ग, उनको बैलेट पेपर से वोट डालने की आदत थी। वो मशीन में बटन दबाते थे, दबाने के बाद उनको दिखाई नहीं देता था, कहां गया वोट, कहां गया भाई? इधर देखता है, इधर देखता है, वोट कहां गया? तो चुनाव कमिश्नर के, चुनाव आयोग के कर्मचारी आते उसके पास और बोलते हैं बाबा हो गया। अच्छा हो गया, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। नहीं हो गया। अच्छा कहां से आए थे? इधर।
हाँ इधर। तो बाबा ये सोचते हुए जाता कि साला चुना तो नहीं लगाया। ये सोचते सोचते हजारों लाखों करोड़ों लोगों के वोटों के साथ चुनाव लगाया गया और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। दूसरा फॉल्ट क्या है, यानी आपका वोट किसके नाम पर गया दिखाई नहीं देता। ये जो टेक्नोलॉजी है, ईवीएम मशीन की जो टेक्नोलॉजी है, ये भारत में आने के पहले एटीएम मशीन की टेक्नोलॉजी थी, पहले से ही थी भारत में। जब आप एटीएम से पैसा निकालते हो, आपने 5,000 निकाला, रसीद आती है, उसमें लिखा आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया था, आपने 5,000 रुपये निकाला, अभी आपके अकाउंट में 95,000 बकाया है, ये रसीद आती है। रसीद देखकर आपकी तसल्ली हो जाना, ये मशीन सही काम कर रही है। ईवीएम मशीन के पहले एटीएम मशीन भारत में थी और भारत में कागज की रसीद आती थी। ये टेक्नोलॉजी भारत में पहले से थी, तो ईवीएम मशीन बनाने वाले लोगों ने एटीएम मशीन की टेक्नोलॉजी ईवीएम में क्यों नहीं लगाई? एटीएम वाली रसीद देती है तो ईवीएम वाली भी रसीद देने वाली मशीन होनी चाहिए थी। कोई अमेरिका जापान से लाने की जरूरत नहीं थी, पहले से मशीन थी। मगर जिनको घोटाला करना था उनको रसीद नहीं देना था, इसलिए उन्होंने ये फॉल्ट रखा। दूसरा फॉल्ट क्या था कि जब इस मशीन में काउंटिंग करना पड़ता है तो बैलेट पेपर में क्या होता था, बैलेट पेपर में रिकाउंटिंग होती थी और बहुत बार हारा हुआ कैंडिडेट जीत जाता था और जीता हुआ कैंडिडेट हार जाता था। ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग का सिस्टम ही नहीं है, रिकैलकुलेशन का सिस्टम है। जितना आंकड़ा पहले उन्होंने काउंट किया उतना ही आंकड़ा दोबारा काउंट करता है। ये केवल रिकैलकुलेशन था, रिकाउंटिंग का सिस्टम नहीं था। अच्छा, रिकाउंटिंग का सिस्टम क्यों नहीं था? क्योंकि वेरिफिएबल का सिस्टम नहीं था। जैसे बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर पे 25-25 के गट्ठे बांधे जाते थे काउंटिंग करने के दौरान। जब रिकाउंटिंग होता था तो 25-25 के गट्ठे का एक-एक वोट अलग करते थे, 25 के 25 वोट अलग करते थे। उसको बोलते थे वोटर वेरिफिएबल, वोटर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन। ईवीएम मशीन में वोटर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। तो इसके इस मशीन में 3 बड़े फॉल्ट हैं। एक, ये मशीन वोट किसको गया आंखों से दिखाई नहीं देता। दूसरा, वोटर के वेरिफिकेशन यहां होता नहीं है। तीसरा, इसमें रिकैलकुलेशन होता है, रिकाउंटिंग नहीं होता है। रिकाउंटिंग ना होने की वजह से जो आदमी गड़बड़ी से जीत गया वही जीता हुआ हो जाता है, रिकाउंटिंग का कोई सिस्टम नहीं है। ये ईवीएम मशीन में फॉल्ट था। ये फॉल्ट निकालने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया गया था। अब पेपर ट्रेल मशीन लगाया तो गया, मगर पेपर ट्रेल मशीन महिला की झुमके की तरह रखा जाता है, फिर महिला घर में अपना निकालती। वैसा ही चुनाव आयोग के लोग दिखाने के लिए रखते हैं और चुनाव होने के बाद अलग कर देते हैं। इसका कोई उपयोग नहीं करते, केवल आंखों से दिखाने के लिए करते हैं। वो मशीन ईवीएम के अंदर जो 3 बड़े बड़े फॉल्ट थे वो वैसे के वैसे ही रहते हैं पेपर ट्रेल के अभाव में। वो फॉल्ट रहने के बाद भी उसी मशीन की गिनती होती है। उसी मशीन की गिनती होने की वजह से ईवीएम में पेपर ट्रेल लगाने के बाद भी घोटाला होता है। जब ये बात मुझे पता चली, चलने के बाद पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाती है मगर गिनती नहीं की जाती, तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने पैरा नंबर 28 में फैसला दिया, इन केस ऑफ डिस्प्यूट मैनुअल काउंटिंग होना चाहिए। इसका मतलब है पेपर ट्रेल मशीन में जो कागज बाहर आता है, बैलेट बॉक्स में गिरता है, वो कागज का टुकड़ा जो गिरता है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, विवाद की स्थिति में कागज के टुकड़ों की गिनती होनी चाहिए। ये आदेश 8 अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, पैरा नंबर 28 में ये आदेश दिया। मगर इस आदेश को देने के बाद चुनाव आयोग के कमिश्नर चुनाव आयोग में बैठे हो, बैठने के बाद उन्होंने सोचा होगा, साला ये रिकाउंटिंग मैनुअल काउंटिंग का कागज पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागज की अगर गिनती की जाए
तो ईवीएम का घोटाला जो हम जानते हैं, किसी को पता नहीं, ये पेपर टेप मशीन घोटाला पकड़ लेगी। अगर कागज की गिनती होगी तो घोटाला ये मशीन पकड़ लेगी। इसलिए चुनाव आयोग ने क्या किया? चुनाव आयोग ने 3 रूल बनाए। नंबर 1, 56C, ये रूल वाला कागज में लेके आया, काल्पनिक नहीं है, ये रूल के कागज है। मैन्युअल ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपीएटी का ये रूल का कागज में लेके आया। चुनाव आयोग ने जो कागज, जो रूल बनाए, वो कागज 56 इलेक्शन कंडक्ट रूल्स 56C। 56C में क्या लिखा हुआ है कि सेकंड नंबर का वोट जिस पार्टी को पड़ेगा उसी को रिकाउंटिंग की मांग करने का अधिकार होगा। तो बीजेपी के विरोध में कांग्रेस लड़ती है, कांग्रेस के विरोध में बीजेपी लड़ती है, तो बीजेपी के विरोध में कांग्रेस वाले दूसरे नंबर पर आते हैं, कांग्रेस के विरोध में बीजेपी वाले दूसरे नंबर पर आते हैं। और इन्होंने जितनी बार भी दूसरे नंबर पर बीजेपी आई, किसने कंप्लेंट नहीं की रिकाउंटिंग मांगने की। रूल है, रिकाउंटिंग कर सकते हैं, मगर मांग जो कांग्रेस के लोग दूसरे नंबर पर है, कांग्रेस ने नहीं मांगने की। तो ये रूल जो है उन्होंने उनके फेवर में बनाया। तीसरे नंबर का जो कैंडिडेट है, चौथे नंबर का जो कैंडिडेट है, 5वें नंबर का जो कैंडिडेट है, उनको उन्होंने रूल बनाया रिकाउंटिंग की मांग करने का अधिकार नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ? संविधान में चैप्टर नंबर 3 फंडामेंटल राइट इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ के अनुसार तीसरे नंबर के कैंडिडेट को रिकाउंटिंग की मांग करने का अधिकार नहीं होगा। ये जो रूल बनाया, ये रूल जो फंडामेंटल राइट है इक्वेलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन करता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करने वाला रूल विधि, कानून, परंपरा, प्रैक्टिस, चाहे कुछ भी हो, विधि सम्मत कुछ भी हो, उसे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने के हद तक शून्य घोषित किया जाता है। ये आर्टिकल 13 में, संविधान के आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। ये मैंने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया कि ये जो रूल है 56C, ये भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है। और अगर ये वायोलेशन है तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए संविधान का उल्लंघन करने वाला है। और संविधान निर्माताओं ने ऐसे रूल को शून्य घोषित किया है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसे शून्य घोषित कर दे। चुनाव आयोग ने संविधान के विरोध में रूल बनाया। क्यों बनाया? आईएएस अधिकारी मालूम नहीं था, मालूम था क्यों बनाए? इसलिए बनाया, अगर ये रूल नहीं बनाएंगे तो पेपर टेल मशीन की काउंटिंग हो, पेपर टेल मशीन की अगर काउंटिंग हुई, ईवीएम का घोटाला पकड़ में आ जाएगा। तो वो घोटाला पकड़ में ना आए, इसके लिए इन लोगों ने 56C और 56D ये 2 रूल बनाए। और वो रूल भी उन्होंने इसीलिए बनाए अपने हिसाब से। और तीसरा जो रूल है वो है 49M। 49M में क्या व्यवस्था है? 49M में व्यवस्था है, आप वोट डालने के लिए गए, आपने पंजे को वोट डाला, पेपर टेल मशीन में दिखाई दिया कमल का फूल, आपने पंजे को दबाया, आपको दिखाई दिया कमल का फूल, तो आपने ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन करने के बाद अधिकारी आया, अधिकारी ने बताया उस आदमी को कि मैंने फूल देखा, पंजे पर दबाया मगर फूल देखा। वो अधिकारी बोलेगा अगर कंप्लेन करोगे, गलत निकली, 6 महीने की सजा होगी। अच्छा, 6 महीने की होगी तो ठीक है, जो हुआ सो बात। तो वो कंप्लेन करने के बजाय वो बाहर निकल गया। साधारण आदमी नहीं, आसाम में डीआईजी लेवल का अधिकारी, उसने पेपर वालों को कहा कि मैंने भी ऐसे किया और मेरा वोट भी दूसरे के नाम पर निकला, मगर 6 महीने की सजा होती है, यह सोचकर मैंने भी कंप्लेंट नहीं की। ये बात डीआईजी ने हमें लिख कर दी, हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को लिख कर दी।
ये जानकारी भी हमारे पास है। तो ये जब सारे डाटा हमने इकट्ठा किया, ये सारा डाटा इस बात को प्रूव करता था कि पेपर टेल मशीन के अंदर जो कागज का मत निकलता है उसकी गिनती करने से ईवीएम मशीन का घोटाला पकड़ में आ सकता है। तो चुनाव आयोग ने प्लान बनाया 56C, 56D और 49M, ये रूल बनाए और ये रूल उन्होंने ईवीएम मशीन का घोटाला बरकरार रखने के लिए, जारी रखने के लिए रूल बनाए। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चुनाव आयोग ने पेपर टेल मशीन की काउंटिंग को रोकने के लिए 3 रूल बनाए। ये 3 रूल घोटाला पकड़ में ना आए इसके लिए बनाए। इसलिए मैं कह रहा हूं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर कि चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसके आधार पर बोल रहा हूं। यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने लिख कर दिया। जब मैंने एक केस लड़ा तो उस समय मैंने लिख कर दिया। और इस तरह से साथियों, चुनाव आयोग को संविधान निर्माताओं ने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के काम पर लगाया था, मगर चुनाव आयोग ऐसा काम नहीं कर रहा है। इसके लिए उसने पहल नहीं की और पहल ना करने की वजह से ये सारा का सारा घोटाला हो रहा है। इसलिए आज हमारा स्टैंड क्या है? पहली बात, 4 चरणों का चुनाव हो गया, ईवीएम मशीन के आधार पर हो गया। तो हमारा ये कहना है ओके ठीक, ईवीएम मशीन के आधार पर ही चुनाव करना, ओके ठीक। मगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईवीएम मशीन के आधार पर जो चुनाव तुम करवा रहे हो वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तब होगा जब ईवीएम मशीन को पेपर टेल मशीन लगाया जाएगा और लगाया जाएगा और पैरा नंबर 28 के अनुसार मैन्युअल काउंटिंग होने का आदेश दिया, वो भी होगा। और अगर इस तरीके से चुनाव आयोग पेपर टेल की मैन्युअल काउंटिंग करने के लिए तैयार है तो ईवीएम मशीन से ही चुनाव हो, हमें इसमें आज अभी कोई ऐतराज नहीं है। 23 तारीख के बाद में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हमको ईवीएम मशीन, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ईवीएम मशीन पर चुनाव होगा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया पेपर टेल मशीन लगाना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया पेपर टेल मशीन से निकलने वाले कागज की मतों की गिनती होनी चाहिए, होनी चाहिए। चुनाव आयोग कागजी मतपत्रों की गिनती करने के लिए तैयार नहीं है, इस वजह से ईवीएम में घोटाला हो रहा है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा है। हमारा कहना क्या है? चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा है, इसलिए हमारे सामने जेल भरो चुनाव आयोग के विरोध में करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। हम लोग जेल भरो क्यों कर रहे हैं, ये तो मैंने सवाल उठाता कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा है। इसलिए जब चुनाव आयोग नहीं मान रहा है तो चुनाव आयोग के विरोध में हम लोग ये जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग घोटाले में शामिल है। इसलिए चुनाव आयोग के विरोध में हम लोग ये जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। अभी 21 पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। 21 पार्टी के लोगों ने हमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बातों की मदद की और वो लोग भी हमें मदद कर रहे हैं। हमने उनको कहा कि हमारे जेल भरो को आप लोग साथ सहयोग दो, तो 21 पार्टी के लोगों ने, अभी 22 कहना चाहिए क्योंकि मनसे भी उसमें शामिल हो गई है, तो 21 के बजाय 22 हो गया है। तो इसलिए ये 22 पार्टी के जो लोग हैं उनका कहना, खासतौर पर 21 पार्टी के लोगों का ये कहना है कि अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, आपके आंदोलन का फिजिकली समर्थन नहीं कर सकते, मतलब अपने संगठन के लोगों को आपके आंदोलन में शामिल होने के लिए नहीं कह सकते, तो प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमारा आपके आंदोलन को नैतिक समर्थन है। 21 पार्टी के लोगों का कहना है कि आपके आंदोलन को हमारा नैतिक समर्थन है, तो हमने कहा चलो नैतिक ही ठीक है, कोई बात नहीं, नैतिक समर्थन है।
तो उन्होंने कहा 15 मई को हमारी 21 पार्टी की दिल्ली में मीटिंग होगी। उसके बाद में जो 23 तारीख को भारत बंद का आपका ऐलान है, उसके बारे में भी हम लोग 15 तारीख के 15 मई की मीटिंग में विचार करेंगे। इस तरह से साथियों, ये मामला आने वाले समय में आगे बढ़ाया जाएगा। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी मांग ये है, पेपर टेल मशीन से निकलने वाला जो कागजी मतपत्र है उसकी गिनती होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, चुनाव आयोग अमल नहीं कर रहा है, इसलिए इसके विरोध में जेल भरो आंदोलन हम कर रहे हैं। दूसरी एक और बात है, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिए, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ध्यान में रखे बगैर केवल वही प्रैक्टिस कंटिन्यू करने का आदेश दिया। तो हमने रिवीजन पिटीशन दाखिल करने के लिए हमारे लोगों को रिक्वेस्ट किया कि रिवीजन दाखिल करो, तो रिवीजन दाखिल होने वाला है। तीसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके विरोध में जो जेल भरो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में चुनाव आयोग ने जो रूल बनाए, वो रूल संविधान के विरोध में है। वो रूल जो है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के विरोध में है, वो फंडामेंटल राइट के विरोध में है। फंडामेंटल राइट का कोई विरोध नहीं कर सकता, मगर वो कर रहे हैं। इसलिए एक और बड़ा काम जेल भरो के साथ साथ एक बड़ा काम हम लोग आज ये कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ने संविधान विरोध में जो रूल फ्रेम किए, उस रूल को मैं आप लोगों के सामने चला रहा हूं। चुनाव आयोग ने जो संविधान विरोधी रूल बनाए हैं, ये रूल जो है यहां पर हम लोग जला रहे हैं। और ये मैं चाहता हूं मीडिया के लोग इसको ये रूल जो है हमने जलाए हैं, इलेक्शन कंडक्ट रूल 56C, 56D और 49M, ये तीन रूल को हमने यहाँ जलाया है। और एक तो जेल भरो है, और चुनाव आयोग ने संविधान के विरोध में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में रूल बनाए और घोटाला करने का रास्ता ओपन किया। इसलिए ये 3 रूल मैंने यहाँ जलाने का निर्णय किया। और मैं यहाँ सोशल मीडिया के बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को मैं अनुरोध करता हूँ कि सोशल मीडिया के द्वारा ये सारे देश भर में ये रूल जो हमने चलाए हैं, ये सारे देश के लोगों को आपके द्वारा आप लोग पता कर बताओ। दूसरी एक बात, सोशल मीडिया के द्वारा मैं एक और अनुरोध करना चाहता हूँ कि सारे देश भर के जो लोग हैं, वो लोग जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर 50, 100, 200 लोग इकट्ठा आए। जिस तरह से हम बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के पास आए, हमारे महापुरुषों के पुतले के पास इकट्ठा हो जाए और इकट्ठा होकर वो रूल की कॉपी हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे। और वो सारे देश भर में स्टेप बाय स्टेप, जब तक 23 तारीख की भारत बंद का जो हमारा ऐलान है, 23 तारीख को भारत बंद का ऐलान होगा और ऐलान कर दिया है। काउंटिंग होगी शाम को 7 बजे तक, और काउंटिंग होते ही हमारा भारत बंद रात में शुरू हो जाएगा। ये जो भारत बंद है, ये भारत बंद इंडेफिनिट होगा। क्यों? आप बोलेंगे क्यों? आप पहले से क्यों कर रहे हैं? आपको पहले से कैसे मालूम हो गया घोटाला होने वाला है? ये जो रूल मैंने अभी जलाए, उस रूल की वजह से मुझे पहले से मालूम है कि घोटाला होने वाला है। ये रूल जब तक रहेंगे तब तक घोटाला होने वाला है, पहले से मालूम है मुझे। इसलिए मैं पहले से अनाउंस किया, ऐलान किया, और 23 तारीख से भारत बंद सारे देश भर में होगा। मैं जानता हूं इसमें जो पार्टियां आज नैतिक समर्थन कर रही है, हमारे साथ उनका वैचारिक एकता है,
और आने वाले समय में 21 पार्टी के लोगों का भी भारत बंद में बड़े पैमाने पर साथ सहयोग होगा, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। और 15 तारीख के मीटिंग को हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को भी बुलाया गया है, हमारे पार्टी के लोगों को भी बुलाया गया है। वहां हम लोग अपनी बात जो है लोगों के सामने रखेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में ये लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर लड़नी होगी। इस देश के लोकतंत्र को बचाना होगा। लोकतंत्र इस देश के मजलूम लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पैसे वाले लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो तो वोट डालने के लिए जाते ही नहीं है। क्यों? आप जानते हो पैसे वाले लोग वोट डालने के लिए क्यों नहीं जाते? बोलते सारे कांग्रेस आ जाए या बीजेपी, सरकार कोई भी आ जाए, तहसीलदार तो हमारा ही काम करता है, जिलाधिकारी हमारा ही काम करता है, मंत्री संतरी हमारा ही काम करता है। सरकार के कोई भी वोट डालने की जरूरत क्या है? अगर पुणे में वोट परसेंटेज कम हो गया, उसकी वजह है ईवीएम मशीन में घोटाला होकर महानगर पालिका का चुनाव करवाया, इसलिए पुणे के लोगों का विश्वास टूटा हुआ है। बहुत सारे लोग, चुनाव आयोग के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को वो मॉक ट्रायल करके दिखाते हैं। देखा ईवीएम में कोई घोटाला है, पेपर ट्रेन देखा, नहीं बराबर है यार, ये वामन वैसा खाम खाए गलत होता है। अब उन लोगों को जो भोले शंकर लोग हैं, उन लोगों को कुछ पता है भी, ऐसे पुलिस ने इनके सामने लिख कर दिया और पुलिस ने भी लिख कर लिया, वो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। इसलिए साथियों, ये परिस्थितियां लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आंदोलन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पहला चरण है, 21 मई को दूसरा होगा और तीसरा चरण जो है 23 तारीख को भारत बंद होगा। और ये एक दिन के लिए नहीं होगा, इंडेफिनिट होगा, यानी कितने दिन चलेगा। अगर 21 पार्टी के लोग इसमें शामिल होते हैं फिर तो ये बहुत लंबा चलेगा। तो सरकार बनना संभव नहीं होगा, सरकार बनाना मुश्किल होगा, सरकार बनाने के लिए मुश्किल मामला आ जाएगा। एक तो ये बात, दूसरी एक बात, अब 21 पार्टी के लोग और 22 पार्टी के लोग, 22 पार्टी के लोग जो है, ये हमारे 22 पार्टी के जो लोग हैं, ये अभी हमारे इस मुद्दे पर मित्र परिवार के लोग। तो हमने अपने मित्र लोगों को एक मांग किया। मांग क्या किया कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है और न्यायपालिका भी अगर हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं करती है और चुनाव आयोग संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के विरोध में रूल बनाती है, तो 21 पार्टी के लोगों को हमारी मांग है कि वो चुनाव के बाद इन लोगों पर महाअभियोग चलाने के लिए हम लोगों को, हमारी मांग है 21 पार्टी के लोगों के सामने कि ये इनके विरोध में महाअभियोग चलाए। महाअभियोग चलाने के लिए 55 खासदार लोगों की साइन चाहिए, केवल 55 खासदारों का साइन चाहिए। 55 खासदारों का साइन अगर वो लिख कर दे देते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को या राज्यसभा के अध्यक्ष को, तो महाअभियोग शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, चुनाव आयोग के अधिकारी जो अभी हमें जवाब नहीं दे रहे, तो उनको संसद के सामने जाना पड़ेगा, संसद के अंदर जाना पड़ेगा और संसद के अंदर फिर उनको कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। कटघरे में फिर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। जिन सवालों का वो जवाब नहीं दे रहे इधर, वहां उनको हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं दिया तो महाअभियोग में जेल में चले जाएंगे। ऐसा न्यायालय के लिए भी बाबा साहब ने लिखा है, ऐसा चुनाव आयोग के लिए भी लिखा हुआ है। इसलिए हमारी 21 पार्टी के लोगों को ये मांग है कि महाअभियोग चलाने के लिए 21 पार्टी के लोगों के सामने हमारी मांग है, वो इस पर विचार करें, हम लोग उनको समझाने की कोशिश करें। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, मगर मैं ऐसा मानता हूं कि अब बहुत हो गया है। इतना सारा सब कुछ लगभग सारी कुछ बात बता दिया है, स्पष्ट कर दिया है। अभी हम लोगों को आगे प्रोसीड करना चाहिए। यहाँ नजदीक में पुलिस चौकी होगी तो हम लोग पुलिस चौकी तक चलते हुए जाए और अपने को वहाँ पर अरेस्ट करवा लें। तो इसके लिए हम लोग वहाँ चलते हैं। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MN TV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।